ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇਵ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਰਾਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਜੀ, MD ਮੈਡੀਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਸਦੇਵ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? Sir, first of all, I will introduce myself Dr. Shaukat. I am working as consultant in Raja Hospital, consultant internal medicine Raja Hospital. So, आने वाले टाइम में जो हमारा 28 जुलाई 2023 को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं, इसका इस बार का थीम जो है दैट इज़ वन लाइफ वन लिवर। हेपेटाइटिस वर्ल्ड डे मनाने के पीछे एक रीज़न ये है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो इसमें 3.5 से 4 मिलियन जो लोग हैं वो इससे इन्फेक्टेड हैं, जिसमें मैक्सिमम हेपेटाइटिस बी के केसेस हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है हेपेटाइटिस सी आता है और बाकी एक्टिव केसेस बहुत सारे हैं। तो एज WHO ने कुछ रिकमेंडेशन की, उन्होंने ये दिन एक रखा इसके लिए कि हम हर साल ये दिन मनाएंगे। 2016 में इन्होंने गाइडलाइंस दी कि हम एक टारगेट लेके चलते हैं, जो कि हम एक ग्लोबली टिल 2030 तक हम 90 to 95% जो है केसेस इरेडिकेट कर देंगे बाय ट्रीटमेंट और बाय प्रिवेंशन। तो मेन मकसद जो है हेपेटाइटिस डे मनाने का ये है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक regarding the hepatitis and its consequences and how to prevent its infection or getting infected। डॉक्टर साहब, ये किमें हेपेटाइटिस होता है, ये जरा दसो जरूर। हेपेटाइटिस के बहुत सारे वजूहात हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो कुछ इन्फेक्शियस काजेज़ हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस काजेज़ हैं। तो इन्फेक्शियस काजेज़ में हम अगर देखे जाए, कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे यहाँ पर बोला जाता है। हेपेटाइटिस ए बोला जाता है, B, C, D और E। मोस्ट कॉमनली क्या हो जाता है कि यहाँ पर लोगों को जो देखा गया है पंजाब में, क्योंकि यहाँ पर हमारे आस पड़ोस जो भी यंग जनरेशन है, क्योंकि पंजाब में यंग जनरेशन का ये इशू है कि ड्रग्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक हेपेटाइटिस C की सर्ज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एवरी डे हम देखते हैं कि 2-3 पेशेंट ऐसे आते हैं जो न्यूली डायग्नोज हो रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि मेनली इन्फेक्शियस काजेज़ में अगर हम देखे जाएं तो वो हेपेटाइटिस A, B, C, D और E है। और नॉन इन्फेक्शियस काजेज़ में अगर देखा जाए, उसमें आपका अल्कोहल आता है, उसमें आपके ड्रग्स आते हैं, उसमें आपको ऑटोइम्यून काजेज़ आते हैं और भी बहुत सारे काजेज़ हैं। इसमें मेनली यही है कि वायरल इन्फेक्शंस बीइंग एट द टॉप, उसके बाद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस आते हैं, अल्कोहल आता है और कुछ जो अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं लोगों को, जैसे शुगर होता है, उनमें भी लिवर के चांसेस वो रहते हैं। उनको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोल सकते हैं, जिसे हम फैटी लिवर होता है पेशेंट्स को, उसमें वो कैटेगरी में। बट द मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारे पास है दैट इज़ इन्फेक्शियस। और उसमें भी इन्फेक्शियस ये रहता है कि जो हेपेटाइटिस A और E होता है दैट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। पेशेंट को अगर ये इन्फेक्शन होती है तो वो 1-2-3 हफ्ते में रिकवर कर सकता है, मैक्सिमम 4 वीक्स में रिकवर कर सकता है। एक्यूट फेलियर होने के चांसेस होते हैं बट रिकवरेबल है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। उसके बाद जो होता है हमारे पास जो क्रोनिक फेज़ में आती है इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस की, दैट इज़ हेपेटाइटिस B and C। हेपेटाइटिस B and C की ट्रीटमेंट भी है, प्रिवेंशन भी है, बट हेपेटाइटिस B के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है, बट C के लिए एज सच देयर इज़ नो वैक्सीनेशन। इसीलिए हेपेटाइटिस इज़ मोर डेंजरस दैन हेपेटाइटिस B। अब हेपेटाइटिस C की जो इशू है कि वो पेशेंट को कोई पता नहीं चलता है कि कब क्या हो रहा है।
तब तक पता नहीं चलता है जब तक वो उसका लिवर फेल नहीं हो जाता है या उसका एंड स्टेज लिवर डिजीज़ नहीं हो जाती है। मेन यही रीज़न है, काजेज़ हैं हेपेटाइटिस होने के। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? सर इसका ये है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं जो एक्यूट वाली कंडीशन में आते हैं, एक्यूट इन द सेंस कि जिनको अभी नई इन्फेक्शन हुई होती है, मोस्टली जो पेशेंट हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं, किसी ने कहीं खाना खा लिया, ठीक है, फूडबॉर्न इन्फेक्शंस होती हैं, मोस्टली जो सोर्स इनका रहता है दैट इज़ कंटेमिनेटेड वाटर, आपके फूड से हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मोस्टली पेशेंट जो आते हैं 4 से 5 दिन में लोग फीवर हो सकता है, पहले बार तो फीवर हो सकता है, बॉडी एक्स, इनको जो एक्यूट कंडीशन में आते हैं बॉडी एक्स होती हैं, ठीक है। फिर अगर जब इनके लीवर में इंजरी होनी शुरू हो जाती है 2-4 दिन के बाद, तो इनको अपने एक तो जो इनकी आंखें होती हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम पीलिया भी बोल सकते हैं। तो दूसरी चीज़ होती है कि इनका जो यूरिन होता है वो कलर हो, येलो कलरेशन हो जाती है। तो पेशेंट को ये नोटिस करता है कि मेरी आंखें पीली हो रही हैं, मेरी जो यूरिन आ रहा है, बाथरूम आ रहा है, उसका कलर चेंज हो गया है। तो उसके बाद वो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करता है कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਇਫੈक्ट भी ਹੁੰਦਾ है? एज इफेक्ट भी होता है। अगर देखा जाए तो कुछ जो एक्चुअली वर्किंग पॉपुलेशन होती है, यंग टू मिडिल एज, एल्डरली एजेस में उतना देर तक जिस पेशेंट में ज़्यादा जितना रिस्क होगा उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो पेशेंट, अगर आप बात करें हेपेटाइटिस बी और सी की, अब इसमें आजकल जो हमारे यहाँ पर पंजाब में क्या चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे हैं कि हम ये चीज़ें देखते हैं कि ड्रग अब्यूज़ एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है, उनको काला पीलिया जिसे हम बोलते हैं काला पीलिया हो गया है। अब वो ऐसे आते हैं कि उनको सिम्टम जो आते हैं, सर हमें थकान बहुत होती है, हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, बिल्कुल भूख नहीं लगती है, ठीक है। या तो उनको ये हो सकता है कि पेन हो सकती है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में इस साइड से, यहाँ पर अगर आप डाउन में आप देखेंगे यहाँ पर उनको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, ठीक है। तो जब ये सिम्टम नॉर्मली इंसान वो कर लेता है कि इग्नोर करता है कि यार नहीं ये ऐसे ही होगा, बुखार हो गया, लेकिन अगर पेशेंट को ये चीज़ें हैं कि परसिस्टेंटली ये चीज़ हो रही है, थकान जल्दी महसूस हो रही है, भूख नहीं लग रही है और दर्द हो रहा है, तो मुझे लग रहा है उस टाइम ये एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए और अपनी स्क्रीनिंग, बेसिक स्क्रीनिंग जो है, आप लीवर के टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कुछ खराबी आती है उसके बाद आप अपना बाकी सीरोलॉजी जो भी इसकी इटियोलॉजी होती है उस पर फोकस करना होता है। बट मेनली होता है कि पेशेंट को यही लगता है कि यार मुझे एक तो थकन बहुत हो रही है, दूसरा बुखार आ जाता है। बुखार ऐसा नहीं होता है, उनको लगता है कि बुखार आ रहा है, आज आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन, ये हेपेटाइटिस बी और सी जो क्रोनिक फॉर्म में होती है। और ये इतने डेंजरस हैं हेपेटाइटिस बी और सी का। ए और ई को तो मैंने आपको बोल दिया वो सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक है, 3 से 4 हफ्ते में पेशेंट ऑलराइट होता है, उनको कोई लीवर रिकवर कर जाता है। बट जो अगर देखा जाए हेपेटाइटिस बी और सी का ये है कि वो ट्रीटमेंट करने के बाद भी क्रोनिक फेज़ में जा सकते हैं, ठीक है। क्रोनिक फेज़ में इन द सेंस है कि लिवर उनका सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, वो जो लिवर के काम है वो बंद कर देंगे, उनको फिर कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती है जैसे पानी भर जाता है पेट में, खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, खून बहुत कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है। तो ये बी और सी के साथ ज़्यादा देखा गया है। और वो एंड अगर स्टेज पे देखा जाए, अगर आप प्रॉपरली इसको अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करवाते इन चीज़ों का, तो आपका लीवर अर्ली एजेस में 20 to 30 एजेस में आपका जो है लीवर पूरा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जब आपका एंड स्टेज लीवर डिजीज़ पहुंच जाता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय लिवर ट्रांसप्लांट के। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बचाव लिए की किया जा सकता है? सर बचाव के लिए देखा जाए तो मेनली हमारे पास सभी तो वैक्सीनेशन है, जो बच्चों में अभी तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलते हैं बच्चों में तो होती हैं। अगर उसके अलावा अगर किसी की इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है, जिसकी ये डाउटफुल हिस्ट्री है कि उसको हेपेटाइटिस बी की इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है, वो करवा सकते हैं। इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है हर जगह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, इम्यूनाइजेशन सेंटर पे। ये है हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस सी का जो है,
हेपेटाइटिस सी का ये है कि आपको अपना जो कंटेंट फूड आइटम जो भी, ठीक है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह खाना ना खाएं जहाँ आपको पता है कि ये ख़राब है, पानी का थोड़ा सा है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप नीडल शेयरिंग, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ड्रग अब्यूज़र्स हैं हमारी, बदकिस्मती समझ लीजिए इसको कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में आ गई है। अब ये क्या होता है, इससे यंग जनरेशन इन्वॉल्व हो रही है। यंग जनरेशन क्या होता है कि जब लोग ड्रग्स लेते हैं, मोस्टली तो अब ऐसा हो कि ओरल ले रहे हैं, लेकिन जब इंजेक्टेबल ड्रग्स आप लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर उनमें से इन्फेक्टेड है तो एक नीडल दूसरे ने शेयर कर दी, दूसरे ने तीसरे ने शेयर कर दी। एक चीज़ तो ये है। तीसरा होता, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप ऐसी सोसाइटी, मतलब जहाँ पर ये चीज़ है उससे दूर रहें, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार नहीं यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चों को, मतलब हर एक को वो करें, इन्फॉर्म करें कि नहीं नहीं यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, ठीक है, इससे दूर रहे। या कुछ होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई लोकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। अगर आप साइड में, किसी साइड में देखोगे, हमने केसेस देखे हैं, होता क्या है कि आपने किसी, अब उसको भी नहीं पता होता है कि ये पेशेंट इन्फेक्टेड था, अब उसने दांत निकाल दिया, सिंपल सी बात है, दांत निकाल दिया। अब वो पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है, क्योंकि वो साफ़ तो पानी के साथ करेंगे और पानी के साथ ये स्टेरिलाइज नहीं होते इंस्ट्रूमेंट, तो जब पानी के साथ वो दूसरे पेशेंट पे जब वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा तो मोस्टली 90 to 95% चांसेस हैं कि वो पेशेंट वो इन्फेक्शन जो है उस पेशेंट को भी लग जाएगी। तो मेन मोस्टली जो है ये ब्लड प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करेंगे, नीडल, एक दूसरे का खून। अब हाँ, इसमें ये चीज़ है कि एक गलत फहमी जो होती है कि यार किसी का खून लग गया है, आपकी इंटेक्ट स्किन है, तो ऐसा नहीं है। अगर इंटेक्ट स्किन पे आपको खून पड़ जाता है तो कोई चांसेस वो नहीं है। जब तक हाँ आपकी स्किन टूटी हुई, आपको ब्लीड हो रहा है, ज़ख़म है, उस पर आपको अगर टच होगा या नीडल पियर्स होती है तो उस टाइम मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो मेनली यही है सर, फूड बॉर्न जो है और ये अब कंटेमिनेटेड जो भी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पानी साफ़ पीने का है। और दूसरा मैंने जो आपको बोला, नीडल शेयरिंग, ठीक है, सिरिंज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हम जाते हैं किसी के पास, तो उस चीज़ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बड़ी हद तक ये चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही बोला है, इस बार थीम का यही है कि वन लाइफ वन लिवर, बिकॉज वी हैव ओनली वन लिवर एंड वन लाइफ ओनली। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव वाज, मतलब क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे टू क्रिएट अवेयरनेस among the population, among every individual around the globe, just to prevent population from getting infected from these deadly diseases like hepatitis B and C. As I said earlier, it's about 3.5 to 4 million population that is infected with both hepatitis B and C. The rest are less than this, but these are the most young population that is infected is 3.5 to 4 billion. Okay sir. ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।